Hi everyone, welcome to the channel Prepare with अच्छा। यूपी पीसीएस मेंस 2024 की मार्कशीट्स आ गई हैं। आप लोगों ने अपने अपने मार्क्स देख लिए होंगे। जिन्होंने प्रीलिम्स दिया था और मेंस नहीं दिया उन्होंने भी बहुत सारी मेंस की मार्कशीट्स देखी होंगी जो टेलीग्राम में वायरल हो रही हैं। सी एग्जाम की मार्कशीट या एग्जाम के रिजल्ट में मजा तब आता है जब चीजें फेयर हैं। ठीक है, यहाँ पर इतनी ज्यादा रैंडमनेस है, कुछ भी मार्क्स किसी को भी दिए हुए हैं। तो ये चीजें एक तरफ तो बहुत गुस्सा दिलाती हैं, दूसरी तरफ बहुत दुख भी होता है कि इट इज अ गैम्बल। लोग इस पर अपना जीवन टिकाकर बैठे हैं और वो एक जुए की तरह हो गया। जब किस्मत ने साथ दिया तब आपको मार्क्स मिल गए। सी सब्जेक्टिव पेपर्स में बहुत बड़ा रोल होता है किस्मत का, क्योंकि जो सामने वाला चेक कर रहा है वो अगर आपको 2 मार्क्स भी 1 मार्क्स भी कम देता है तो आप रेस से बाहर हो जाते हैं। बट देन स्टिल कुछ क्राइटेरिया, कुछ पैरामीटर सेट होने बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि इसमें रिफॉर्म कैसे हो सकते हैं। मैं इससे बहुत लंबे समय से एसोसिएटेड रही हूँ और 5-6 इंटरव्यूज मैं खुद दे चुकी हूँ। तो पॉइंट इज कि ऐसा कुछ रिफॉर्म चाहे जिसका भी पीरियड हो, कभी दिखा नहीं। स्टिल हमेशा मैं खुद भी और लोगों को यही बोलती हूँ कि पॉजिटिव रहो। बट देर आर पॉइंट ऑफ टाइम्स इन लाइफ कि आपको समझ नहीं आता कि इससे ऊपर पॉजिटिविटी कैसे हो सकती है। बट एनी वेज एनालाइज करेंगे। सी देर इज ऑलवेज अ रे ऑफ होप। हम इसमें रे ऑफ होप निकाल कर देखने की कोशिश करेंगे कि क्या किया जा सकता है। बहुत सारी मार्कशीट्स आई थी मेरे पास, काफ़ी सारी मार्कशीट्स लोगों की देखी मैंने एंड कुछ पैरेलल्स स्टैब्लिश करने की कोशिश करी जो बिल्कुल भी इजी नहीं था। ऑल्सो किसी ने मुझे एक वीडियो शेयर किया था जिसमें कोई यूट्यूबर बोल रहे थे कि जिनका इंटरव्यू स्टेज में नहीं हुआ उनको अपनी प्रिपरेशन देखनी चाहिए। तो जब यूपी पीसीएस से एसोसिएट होकर कोई इंसान ऐसे बोल सकता है तो ये समझ में आता है कि शायद उन्होंने खुद कभी प्रिपरेशन नहीं करी है। क्योंकि जो भी इंटरव्यू स्टेज तक जिसने देखो, जो मेन दे रहा है वो अपने आप में बड़ी चीज होती है। बट देन अगर आपने इंटरव्यू दिया है और इतने सारे मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता है उनके कैलिबर। ठीक है, तो उसको ये कह देना कि अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे वर्क करना चाहिए और क्रिब नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें बहुत ही किडिश है शायद। और ये सब चीजें इंसान तभी बोल सकता है जब उसको खुद को कुछ भी आइडिया ना हो, उसने कभी कभी खुद ना एग्जाम निकाला हो ना उसके लिए पढ़ाओ, सिर्फ यूट्यूब में वीडियोस ही बना रहे होंगे। एनीवेज सी कल मैंने वीडियो एक रीजन इसलिए भी नहीं बनाया था बिकॉज आई वाज वेरी सैड एंड आई वाज वेरी डिस्टर्ब। आई वांटेड टू एनालाइज कि ऐसा क्या है भाई कि मेंस में इतना बड़ा ऐसे इतनी रैंडमनेस। चलो वापस आ जाते हैं, बात करते हैं जनरल हिंदी की। सी जनरल हिंदी के जितने भी लोगों के मैंने देखे पेपर्स, तो हिंदी का पेपर भी आसान आया था 2024 का, उसमें मार्क्स ठीक 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 मिले। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके 100 के ऊपर आए हैं, भले ही वो इंग्लिश मीडियम के हों। ठीक है, तो इसके मार्क्स कहे जा सकते हैं कि ठीक ठीक मिले हैं। एवरेज अगर मान लिया जाए तो 80 से 105 के बीच में फॉल करते हैं लोगों के मार्क्स। ठीक है, फिर बात आती है एसए की। एसए में 75 से 95 के बीच में मार्क्स हैं। ऑल दो लोगों के बहुत ज्यादा भी हैं, 111 मार्क्स भी मिले हैं। ठीक है, अब ये जो जीएस के पेपर्स हैं, इन्हीं में सारी कहानी जो है वो बिगाड़ी गई है, जो भी किया गया है। इन पेपर्स को 3 पार्ट्स में मैंने देखा, तो इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें GS 1 और 6 एक कैटेगरी में फॉल करेगा, GS 2 और 5 एक कैटेगरी में फॉल करेगा, और 3 और 4 एक कैटेगरी में फॉल करेगा। देखो अब यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है आप पेपर याद कर पाए, पेपर्स आए कैसे थे। तो GS 1 का पेपर नॉर्मल लाइंस पे था। ठीक है, और किसी को भी शायद ही GS 1 के मार्क्स में प्रॉब्लम होगी क्योंकि सबको ठीक ठाक मार्क्स मिले हैं। GS 1 में एवरेज अगर कहा जाए तो GS 1 में 100 के लगभग एवरेज मार्क्स मिले हैं सब। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है सबका। देन GS 6 का पेपर अगर देखो याद करो तो वो लास्ट पेपर होता है, पहली बात तो। और दूसरी बात, उसमें बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे। ठीक है,
विटी कल्चर वगैरह पूछ लिया गया था लोगों के लिए। एक तो बहुत टायर्ड हो चुके होते हैं तब तक, इतनी गर्मी में पेपर दिया था, जून के अंत में एग्जाम हुआ था, और ऊपर से उसमें परफॉर्म करना इतना आसान नहीं होता। टायर्डनेस के साथ सीधे क्वेश्चंस नहीं दिए गए थे तो लोगों के पेपर एवरेज हुए थे। बट देन GS6 में जो मार्किंग हुई है वो कंपैरेटिवली लीनियंट हुई है। बहुत सारे लोगों के 100+ मार्क्स हैं, इसका हाईएस्ट 123 गया है। ठीक है, तो ये दोनों ठीक ठाक कैटेगरी में है, इसमें किसी को समस्या नहीं है, ठीक ठाक मार्क्स सबके आए। बात आती है 2 और 5 की। सी GS2 का जो पेपर था इसमें एक दो क्वेश्चंस थोड़े से यूपीएससी के लेवल के थोड़े से वैसे दे दिए थे, अदरवाइज वो भी एक नॉर्मल पेपर ही था। ठीक है, 1 से शायद थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस के कारण टफ हो सकता है। इसमें हुआ क्या है, इस कैटेगरी में 2 और 5 की कैटेगरी में जिन लोगों को लग रहा था कि उनके मार्क्स बहुत अच्छे आने चाहिए, ठीक है, उनके मार्क्स उतने अच्छे शायद नहीं आए हैं। बट स्टिल इसमें जो लोगों की समस्याएं हैं वो कंपैरेटिवली कम है, इस कैटेगरी की समस्याएं कंपैरेटिवली कम है, सबको ठीक ठाक मार्क्स मिले। बट देन क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पर हाईएस्ट 132 गए हैं, तो जिन लोगों के 132 आए हैं, GS2 की बात कर रही हूँ, जिन लोगों के 132 मार्क्स आए हैं, अगर वो ये देख रहे हो वीडियो, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो थोड़ा सा बताएं कि उन्होंने अपने आंसर्स में ऐसा क्या किया था कि उनको 132 मिले। ठीक है, सी, क्योंकि जो जनरल चीजें हैं वो सब लोग करते हैं, बट देन 132 इज अ वेरी गुड स्कोर। ठीक है, तो जिसके भी 132 है उनका सिलेक्शन भी हो गया है। तो ये बताना कि इस पर्टिकुलर पेपर में आपने क्या ऐसा किया था जो आप रिकॉल कर पा रहे हो, आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज की हो, तो वो शेयर जरूर की जाए। क्योंकि ऐसे नॉर्मल यहाँ पर हर पेपर में किसी एक इंसान के हाईएस्ट नहीं आ रहे हैं, किसी के किसी में है, किसी के किसी में। तो जिस इंसान के जिस पर्टिकुलर पेपर में हाईएस्ट मार्क्स है उसको बताना चाहिए कि उस पेपर में उसने पर्टिकुलर क्या किया था। आप उस इंसान की टेस्ट सीरीज और ये सब देख के उतना फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर उसने उस दिन एग्जाम डे वाले दिन कुछ अलग किया हो तो उसको शेयर करना चाहिए ताकि दूसरों का भी भला हो सके। ठीक है, फिर GS5 की बात आती है। GS5 कंपैरेटिवली आसान पेपर था, सिलेबस से चीजें आई थी, आर्किटेक्चर वगैरह पूछा गया था जो लोगों को रटा था। इसमें भी मार्क्स कुछ लोगों को काफी कम मिले और कुछ लोगों को ठीक ठाक भी मिले। राइट, ज्यादातर देखा क्या गया है कि GS6 में ज्यादा मार्क्स मिले हैं, GS5 में कम मिले, जबकि पेपर डिफिकल्ट GS6 का था और GS5 का जो था वो आसान था। राइट, तो इसमें चलो ये हो गया। अब सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है GS3 और 4। GS3 में 2-3 क्वेश्चन उटपटांग थे, GS4 को के दो एकदम डिफरेंट व्यूज थे। कुछ लोगों ने कहा था कि बहुत टफ आ गया यूपीएससी के लेवल का, कुछ लोगों का ये पेपर अच्छा हुआ था, जैसा भी पेपर आया था लेकिन अच्छा हुआ था। ठीक है, इसमें इन दोनों पेपर्स में किस हिसाब से मार्क्स दिए गए हैं कुछ नहीं कहा जा सकता। GS3 की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो मुझे लोगों ने अपनी अपनी मार्कशीट्स भेजी हैं, तो मैंने देखा लोगों को 34 भी मिले हैं, 42 भी मिले हैं और 10 मार्क्स भी मिले हैं। फिर किसी ने कहा कि वो शायद एडिटेड है 10 मार्क्स वाले, मुझे नहीं पता। बट देन 34 और 42 वालों को तो मैं वेरीफाई कर सकती हूँ खुद, और वो इंसान कह रहा है कि उसने पूरा पेपर लिखा था, सब कुछ किया था, सारे पेजेस भरे थे। तो 34 किस बेसिस पर मिल गए, 42 किस बेसिस पर मिल गए, नहीं पता। और सेम GS3 के पेपर में किसी को 129 भी मिले। 129 वाले ने ऐसा क्या कर दिया होगा जो उसको 129 मिल गए। ठीक है, तो ये जो वेरिएशन है कि किसी के सारे 1-6 में भी ठीक है, 2-5 में भी ठीक है, लेकिन अगर उसको GS3 में मान लो 42 मार्क्स मिल गए और बाकी सब में 100-100 है, तब भी वो रेस से बाहर हो जाएगा। यहीं पर इतना वेरिएशन आ गया है कि 100 नंबर का वेरिएशन यहाँ पर अगर दे दिया है तो इंसान पहले ही बिना सारे पेपर्स के चेक हुए भी रेस से बाहर हो जाएगा, भले ही उसको इंटरव्यू कॉल भी आ जाए। GS4 की बात अगर आए, GS4 में भी अगेन जिन लोगों को लग रहा था कि उनका पेपर बढ़िया हुआ है, ठीक है, जो यूपीएससी का मेंस देकर 105 यूपीएससी के मेंस में पाए हैं, उनको यहाँ पर अगेन 54-55 मार्क्स मिले। ठीक है, GS4 में एवरेज लोगों का देखा जाए तो 75 नंबर है। किस हिसाब से मार्क्स दिए गए हैं, अब एआई से कॉपी चेक कराई गई है, क्या कराया गया है, ये सब बातें हैं, आई डोंट नो। बट बहुत ही ज्यादा वेरिएशन है और लोगों को बहुत ही बुरे मार्क्स मिले हैं। कुछ लोग अपनी रैंक नहीं इंप्रूव कर पाए, इन दोनों पेपर्स में इतने खराब मार्क्स मिले हैं। कुछ लोग
इंटरव्यू कॉल नहीं पा पाए क्योंकि इन दोनों पेपर्स में उनको खराब मार्क्स मिले हैं। कुछ लोग इंटरव्यू नहीं क्वालिफाई कर पाए बिकॉज ऑफ दीज 2 पेपर्स। ठीक है, बात तब समझ में आती जब सभी को एक पैरामीटर में मार्क्स मिलते हैं। ठीक है कि भाई 3 और 4 में सबको कम मार्क्स मिले। ठीक है कि सबने सभी की स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई है। बट देन अगर आप 129 दे रहे हैं तो जिस हिसाब से मेरी समझ है 129 में उस इंसान ने ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या कर दिया होगा कि जीएस 4 के पेपर में या जीएस 3 के पेपर में एक तरफ 42 और एक तरफ 129 मार्क्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट कंक्लूड हम क्या करते हैं, देखो सी यहां पर एक दो चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो मार्क्स है इसमें कोई पैरिटी नहीं है, बहुत ही ज्यादा रैंडम मार्किंग हुई है। ठीक है, जहां पर हमको लग रहा था कि हम बहुत अच्छा कर कर आए वहां हमको मार्क्स नहीं मिले। ठीक है, तो वो जो रैंडमनेस होती है वो आपको कोई ऐसा नहीं है कि आप कुछ एनालाइज करके कि भाई ये चीजें इधर वालों को मिली है, ये वाले मार्क्स ऐसे हुए हैं, तो वहां पर एनालिसिस नहीं हो सकता प्रॉपर जहां पर रैंडमनेस हो कि मुंह उठाकर किसी को भी कुछ भी दे दिया गया। राइट, और एक चीज और है, जिसको भी इंटरव्यू कॉल आया है, ठीक है, जिसको भी इंटरव्यू कॉल आया है उसको ये बेसिक पता है कि उसको सारे पेजेस भरने हैं। ये उसको सबको पता है, ये जो प्रीलिम्स दे रहा है उसको भी अब इतना यूट्यूब के जमाने में वो चीजों को फॉलो करता है, वो जान गया है कि भाई 40-50 पन्ने जो वहां मिलते हैं सबको भरना होता है, हैंड राइटिंग ठीक करनी होती है, डायग्राम्स वगैरह करने होते हैं। राइट, तो वो जो बेसिक्स हैं वो बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे, ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई नहीं होगा जिसने इसको नहीं फॉलो किया। कुछ लोग होंगे, मैं मान लेती हूँ 10-20% ऐसे होंगे। बट देन वो जो 80% की मार्किंग है उसमें एक पेपर में 125 मिल रहे हैं जीएस 1 में, और जीएस 4 में आकर आपको 45 मार्क्स मिल रहे हैं। तो ये इतना कोई बेवकूफ नहीं होता कि वो जीएस 1 में इतनी मेहनत कर ले कि वो जीएस 4 को बिल्कुल छोड़ दे। ऐसा तो कोई नहीं होता, इतना बेवकूफ कुछ कोई नहीं होगा। और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। रैंडम 32 मार्क्स आ गए जीएस 3 में, ठीक है, और उसमें आ गए हैं जीएस 1 में 115। तो ये मतलब कोई भी तालमेल बैठाना पॉसिबल नहीं है। फिर बात आती है इंटरव्यू की। देखो इंटरव्यू का जो विंडो है मार्किंग की वो है 51 से लेकर 75 तक, जिसमें जो भी ठीक ठाक लोग हैं जिन्होंने थोड़ा सा सही इंटरव्यू दिया है उनको मार्क्स मिले हैं आई वुड से 63 से 70-72 तक। ये विंडो में बहुत सारे लोगों को मार्क्स मिले। इसमें जो अगर आपने मेंस में आपकी किस्मत चमक गई, आपने अच्छा परफॉर्म किया, आपको अच्छे मार्क्स मिल गए, परफॉर्म तो आपने चाहे जैसा भी किया हो, मार्क्स आपको अच्छे मिल गए, तो इंटरव्यू उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं निभाता है। ठीक है, जनरल हिंदी और एसे इस पर वर्क किया जा सकता है। जनरल हिंदी में वोकैबुलरी वगैरह को सुधारा जा सकता है, क्योंकि वहां पर अगर आप कॉपी देखते हैं तो आपके जो वोकैबुलरी वगैरह है उसमें सही लिखा है तो वो पूरे मार्क्स देंगे, उसमें गड़बड़ नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पर वर्क किया जा सकता है। बाकी जो ये बीच की दुनिया है इसके लिए सी ऐसा तो हो नहीं सकता कि अब एग्जाम में इतनी डिस्पैरिटी है, रिजल्ट में रैंडमनेस है तो हम एग्जाम देना छोड़ दें। ठीक है, इसमें सुधार की मांग जरूर कर सकते हैं, और मुझे नहीं पता कि इसमें सुधार की मांग के लिए क्या किया जा सकता है। आरटीआई फाइल कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और अगर आपके पास कुछ सुझाव हो तो वो दे सकते हैं। अदरवाइज जो इस पोजीशन तक यहाँ तक जो लोग पहुंचते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है, तो वो जब संख्या कम होती है तो आवाज उठाने वाले लोग कम हो जाते हैं, जिसमें अगेन कुछ ऑर्गेनाइज नहीं होता है कि भाई सब लोग पार्टिसिपेट करें उनमें। ठीक है, और जो सेलेक्ट हो गया है उसको भी ये चीजें पसंद नहीं आती कि भाई हमारा सिलेक्शन हो गया है तो इस पर आवाज ना उठे। राइट, मतलब किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, इट इज जस्ट कि ऑब्वियस है जिसका भी सिलेक्शन हो जाएगा उसको ये चीजें नहीं पसंद आएंगी। तो वो जो संख्या है वो इतनी कम हो जाती है कि जो बदलाव या हम परिवर्तन की बात करते हैं वो पता नहीं कैसे आ पाएगा। ठीक है, ऑल्दो मैं इतनी पेसिमिस्ट बातें नहीं करना चाहती हूँ, हर चीज में रिफॉर्म आने चाहिए और लाए जा सकते हैं, देयर इज ऑलवेज अ वे आउट। बट एनीवेज कमिंग बैक टू दिस, एक चीज जो आप कर सकते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे बहुत सारे लोगों ने मुझे मार्कशीट देखकर पूछा कि भाई इसमें हमको बता दीजिए कहाँ पर इंप्रूवमेंट करना है, कहाँ पर क्या करना है। देखो तो सबके लिए एक ही सुझाव है कि अपने कंटेंट को एनरिच करो,
जो भी आपने कंटेंट बना रखा है, ठीक है, उसको अपग्रेड करने की कोशिश कीजिए, लेटेस्ट डेटा थोड़ा सा और बेटर करने की कोशिश कीजिए, कहाँ पर उसमें वैल्यू एडिशन हो सकता है। आंसर राइटिंग करते रहिए, ठीक है। आंसर राइटिंग के लिए मुझसे लोगों ने पूछा भी था, तो हम जल्द ही उसका प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, आज ही उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। मेंस के लिए कंटेंट एनरिचमेंट और आंसर राइटिंग ही सबसे इम्पोर्टेंट है। जब आप करेंगे, टाइम लिमिट में पेजेस भरने लगेंगे, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और उसके बाद इसके अलावा लास्ट चीज ये है कि हमको ये नहीं कि भाई अभी हम प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए, हम पहले गिव अप कर देंगे, भाई यहाँ पर तो चेकिंग नहीं होती, ये नहीं होती, क्योंकि आपको नहीं पता कि शायद आप उतने लकी हो कि आप कम मेहनत में भी ज्यादा मार्क्स पाकर सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, क्या आपकी किस्मत में लिखा है, जब तक आप खुद एग्जाम नहीं देंगे, जब तक आप मेंस नहीं लिखेंगे, तब तक आप नहीं जान सकते। तो अपने आप को थोड़ा सा फॉर्चुनेट मानते हुए प्रिपरेशन कीजिए एंड जस्ट गिव योर बेस्ट।